नमस्कार मित्रों, विजन लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा जो लेखपाल का बैच स्टार्ट हो चुका है। लेखपाल के बैच में कुछ आज हम हिंदी की महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझने वाली बात हम कुछ कर लेते हैं यहाँ पे। आप समझने वाली बात को समझ लीजिए, उसके बाद फिर चीज़ों को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो समस्या ये होती है कि जैसे आप जानते होंगे तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है, संकर शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ होते हैं, ठीक है ना। यौगिक शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। ये सब किसके भाग हैं, ये सब आते कहाँ से हैं, इसका मतलब इनकी उत्पत्ति का तो कोई कारण होगा या कहीं से तो आए ही होंगे, ठीक है ना। जब इसी बात को लेकर के हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, इन सब सारी चीज़ों में हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हमको आज इस मूल इसका मतलब समझना है, और इस मूल मतलब को अगर हम समझ लेंगे मित्रों, तो हमारी आधे से ज़्यादा समस्या क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी इसी से। और जब हम पूरे प्रकरण को पढ़ लेंगे तो हमारे पास कोई समस्या नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। तो आज हम देखेंगे कि ये जो हमारी देशज शब्द होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं, संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, ये अविकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द क्या होते हैं, ऐसे तमाम प्रकरणों पे हम अपनी बात करेंगे। ये हमारी जो वीडियो है ये थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया होगी इसकी, और उसको हम क्या करेंगे, समाप्त कर लेंगे। लेकिन उस बात को समझने के लिए आइए हम कुछ शब्दों की शुरुआत करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि शब्द क्या है, शब्द क्या है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है मेरे पास कि ये शब्द क्या होता है या शब्द किसे कहते हैं, शब्द है क्या। शब्द के बारे में अगर हम बात को समझते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए शब्द क्या है, इसको समझने के लिए वर्ण को आपको जानना जरूरी है, अक्षर क्या होता है उसे जानना जरूरी है, सार्थकता क्या होती है, निरर्थकता क्या होती है, इन सारी चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा है शब्द क्या है। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि वर्णों की जो सार्थक इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो अगर हम इसके परिभाषा के रूप में अगर हम बात करें तो हमको जो बताना होगा, तो हमको ये बताना है कि वर्णों की सार्थक इकाई, किसकी सार्थक इकाई, वर्णों की सार्थक इकाई, वर्णों की सार्थक इकाई, वर्णों की सार्थक इकाई, वर्णों की सार्थक इकाई जो होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द क्या है, वर्णों की सार्थक इकाई। ये सार्थक इकाई का क्या मतलब है, जैसे हम उन वर्णों का जो है सार्थक इकाई की जगह पे आप कह सकते हैं सार्थक समूह भी यहाँ कह सकते हैं। वर्णों का जो सार्थक समूह है, ठीक है ना, वर्णों का जो सार्थक समूह है उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। अब ये सार्थक समूह क्या है मित्रों, पहले इस बात को हम समझते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई शब्द लिखा हुआ है क म ल, ये कोई एक शब्द लिखा हुआ है, तो अब आप जानते हैं कि ये क हमारा क्या है, एक वर्ण है, म एक वर्ण है, और ल एक वर्ण है। अगर इसको हम अगर जोड़ दिए हैं, जोड़ने का मतलब इसको हम मिला दिए हैं, इसको एक संयुक्त रूप बना दिए हैं, इसका एक समूह बना दिए हैं, तो ये जो शब्द बन गया हमारा वो क्या हो गया, कमल। जैसे ही हम कमल शब्द को बोलेंगे वैसे आपके दिमाग में एक पुष्प का जो है चित्र उभर करके आएगा कि कमल क्या होता है, पुष्प होता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम कमल है, ठीक है ना, तो अगर आपसे कोई कह दिया जाए कि कमल के पास मेरा ये संदेश कह देना, तो आपके दिमाग में वो व्यक्ति का चित्र उभर करके आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब उसका कुछ सही अर्थ निकले, उसका सार्थक अर्थ निकलने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। अगर मान लीजिए इसी कमल को हम ऐसे बोल दें ल क म, ऐसे अगर बोल दें तो लिखा तो ये भी शब्द जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, लेकिन बस इसके स्थान को हमने क्या कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस कमल को कहने से आपके दिमाग में कुछ एक चित्र प्रतिबिंबित हो रहा होगा, लेकिन ये ल क म कहने से कोई हमारे दिमाग में चित्र प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो है सार्थक शब्द नहीं है, बल्कि ये क्या है, निरर्थक शब्द है, और ये क्या है, सार्थक शब्द है।
मतलब आप समझ पाए होंगे कि जिसका एक सटीक अर्थ निकलता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, और जिनका हम सटीक अर्थ नहीं जान पाते या नहीं निकाल पाते हैं या नहीं निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको सार्थक और निरर्थक वाली बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ से आपके सामने जो ये प्रश्न खड़ा हुआ था कि ये जो है शब्द क्या है, तो वर्णों का जो सार्थक समूह है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब आप जानते होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, ये वर्णमाला में हमने आपको पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि ये जो वर्ण है, वर्णों की जो सार्थक समूह होता है या वर्णों का जो सार्थक समूह है उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब कोई भी भाषा होगी, कोई भी भाषा होगी अगर, उसके लिए उस भाषा के जन्म में जो है वर्णों का बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी कि भाषा आगे विकास करेगी, यानी भाषा में बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं, उन शब्दों की जो व्युत्पत्ति होती है यानी संरचना होती है यानी रचना जो होती है, वह वर्णों के ग्रुप को ही जो है, वर्णों के समूह के ही द्वारा बनाई जाती है। इसका मतलब है कि किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण कह सकते हैं। किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। ठीक है। अब बात आती है कि अगर यहीं पे आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो अर्थ के आधार पर क्या होती है, किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो तो वर्ण होती है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि किसी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो अर्थ के आधार पर कौन सी भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी, तो आप जानते हैं कि वर्णों का अपना कोई मतलब नहीं होता, वर्णों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि ये सिंगल होते हैं। सिंगल वर्णों का कोई अपना अर्थ नहीं होता है। जब वो ग्रुप में आ जाते हैं यानी समूह में आ जाते हैं तब उनका अपना क्या निकलने लगता है, कुछ मतलब निकलने लगता है, अर्थात यानी अर्थ निकलने लगता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। बात समझ में आ गया। तो शब्द को आपने दो तरीके से देखा है, एक तो ये देखा है ये शब्द को कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, और दूसरा आपने देखा कि भाषा की जो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है वह आपकी क्या है, वो आपकी क्या है बताएं, समझ में आया ये, वो आपकी जो क्या है ये शब्द है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है अर्थ के आधार पर वो क्या है, शब्द है। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम इसके आगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो जो ये शब्द दिया गया है उसका आगे जो है हम कुछ विभाजन करते हैं। शब्द का आगे क्या विभाजन होगा इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक शब्द है, ठीक है ना, शब्द है। शब्द का जो हमारा विभाजन होगा वह चार भागों में विभाजित हो जाता है। शब्द कितने भागों में विभाजित होता है, चार भागों में विभाजित होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि विकार के आधार पर, ठीक है ना, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, इन तरीके से हमारा जो है शब्द कितने भागों में बढ़ जाता है, चार भागों में बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा भाग है हमारे पास। पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर विभाजन है। पहला विभाजन क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। पहला हमारा कौन सा भेद है भैया, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद है। दूसरा क्या है, रचना के आधार पर शब्द का भेद। दूसरा क्या है यहाँ पे, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है भाई, चलिए। तीसरा यहाँ पे है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अर्थ के आधार पर शब्द के
भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। चौथा यहाँ पे हो जाएगा आपका विकार के आधार पर शब्द के भेद। विकार के आधार पर शब्द के भेद। देखिए आपसे सीधा सीधा यहाँ प्रश्न ये करने वाला है एग्जामिनर, आपसे सबसे पहले यहाँ से सवाल क्या बन सकता है, शब्द क्या है। तो आपने शब्द को यहाँ पे अच्छे से समझा है कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। ठीक है, अगर वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं तो शब्दों का हमारा जो फर्दर डिवीजन होता है यानी आगे विभाजन होता है, वह विभाजन कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, रचना के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद और विकार के आधार पर शब्द के भेद। तो आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के कितने भेद होते हैं मित्रों, 4 भेद होते हैं। पहला आपका दिया है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, दूसरा दिया हुआ है यहाँ रचना के आधार पर शब्द के भेद, तीसरा दिया हुआ अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, चौथा दिया है विकार के आधार पर शब्द के भेद। तो यहाँ पे आपसे एक सवाल ये बन सकता है कि कोई क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, वो पूछेगा शब्द के कितने भेद होते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। इन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प यहाँ पे हटा देगा और हटाने के बाद एक कोई नया विकल्प डाल देगा और यहाँ से पूछेगा कि यहाँ पर शब्द का कौन सा भेद नहीं है। जब तक हम इसको अगर कायदे से नहीं समझे रहेंगे, याद नहीं किए रहेंगे, तब तक हमको ये बातें अच्छे से नहीं समझ में आएंगी कि उत्पत्ति के आधार पर जो हमारा शब्द का एक भेद होता है, रचना के आधार पर एक भेद होता है, अर्थ के आधार पर एक भेद होता है, विकार के आधार पर शब्द का एक भेद होता है। तो अब यहाँ से हम कुछ चीज़ों को ये भी समझ सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो हमारा शब्द का भेद होता है, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द का भेद होता है वो क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम देख लेंगे इसको हम और किस किस नामों से जान सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हो गया यहाँ पे, ठीक है। और हम देख लेंगे यहाँ से, एक सेकेंड, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं उनको और हम किस नामों से जान सकते हैं, यही बात हमारी चर्चा हो रही है। ठीक है ना, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद को हम उत्पत्ति या उद्भव या उद्गम ये बातें भी कह सकते हैं। या तो आपसे प्रश्न ये कह दिया जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, या उद्गम के आधार पर शब्द के भेद, या तो उद्भव के आधार पर शब्द के भेद, चाहे उत्पत्ति कहे, चाहे उद्गम कहे, चाहे उद्भव कहे, तीनों को हम क्या मानेंगे, एक मानेंगे। उसी प्रकार से रचना के आधार पर जो शब्द के भेद हैं, रचना को ही हम क्या, रचना करने को ही हम व्युत्पत्ति बोलेंगे, संरचना के आधार पर, बनावट के आधार पर और आकृति के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ का मतलब आप समझ ही रहे हैं क्या होता है, अर्थ के बहुत अन्य पर्यायवाची नहीं है। विकार के आधार पर शब्द के भेद को हम विकार शब्द न प्रयोग करके हम कह सकते हैं परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। चाहे जब आपसे पूछे कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के आपके ये इतने तरीके के 4 तरीके के भेद होते हैं। यहाँ से जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछने वाला है वो आपसे ये पूछेगा शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 4 भेद। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसके आगे की चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे बता रहा था व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में अंतर क्या होता है, इस बात को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी। चलिए आइए देख लेते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। पहला जो हमारा है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद।
देखिए मित्रों, बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये बात समझना है कि हमारे प्रश्न कहाँ से परीक्षा में आते हैं। हम उस पॉइंट पे बात करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आप बहुत अच्छे से इस बात से परिचित हैं या आपको परिचित होना चाहिए कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो कितने होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मित्रों? 5 भेद होते हैं। तो यहाँ से एक बड़ा प्रश्न आपका ये बनने वाला है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हो गए हैं? 5 भेद, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये सवाल डायरेक्ट आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो कितने होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने शब्द के भेद कितने बताए थे? शब्द के मैंने 4 भेद बताए थे, ठीक है। उसके बाद उसमें पहला भेद था आपका उत्पत्ति के आधार पर यानी उद्भव के आधार पर यानी उद्गम के आधार पर। अब बात आती है उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जाएगा, उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं मित्रों? 5 भेद होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये 5 भेद हमारे कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा होता है तत्सम। क्या होता है? तत्सम। पहला भेद हमारा होता है तत्सम, ठीक है ना। दूसरा हमारा होता है तद्भव। क्या होता है मित्रों? तद्भव, तद्भव होता है। तीसरा हमारा होता है देशज, देशज। चौथा होता है विदेशज, विदेशज। और पांचवा होता है यहाँ पे संकर, ठीक है मित्रों। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आप या हम लोग पढ़ते हैं या रटते हैं कि देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, संकर, ये कहाँ से आ जाते हैं सब, ठीक है ना। तो इसी जो हमने आपको बताया था, शब्द की बात कर रहे थे, तो शब्द में पहला भेद है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उसके 5 भेद होते हैं। पहला आपका तत्सम होता है, दूसरा आपका तद्भव होता है, तीसरा आपका देशज होता है, चौथा विदेशज होता है, पांचवा संकर होता है। हालांकि इसका डिटेल हम अगले वीडियो में करेंगे, विस्तार से करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी सी पहले बात को समझ लेते हैं। तत्सम क्या है मित्रों? हम इसको पहले समझते हैं। तद्भव क्या है फिर ये समझेंगे। देशज क्या है हम इसे भी समझते हैं। विदेशज क्या है इसको भी बिना समझे नहीं रहा जाएगा। और ये संकर भी शब्द हमको क्या करना है? समझना है। तो आइए पहले हम तत्सम समझते हैं। आप देखिए कि ये जो तत्सम शब्द है हमारा, वो इसमें अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास 2 शब्द दिखाई देते हैं। एक आपका तत् दिखाई देता है और दूसरा क्या दिखाई देता है? सम दिखाई देता है। तत्सम, ठीक है ना। तत् माने होता है मित्रों, ये संस्कृत का शब्द है। तत् माने होता है उसके। क्या होता है? उसके। और सम का मतलब होता है मित्रों समान। क्या होता है? समान होता है। तो अब यहाँ से इस दोनों का अर्थ जो निकल करके आया, वो निकल करके आया उसके समान, ठीक है। तत्सम में 2 शब्द हैं, तत् होता है और सम होता है। और यहाँ पे तत्सम का मतलब निकल करके आया उसके समान। आपके सामने सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किसके समान। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि किसके समान, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको मतलब बात को समझना पड़ेगा कि किसके समान, ठीक है। तो कहा तो ऐसा जाता है कि उसके मतलब होता है संस्कृत। उसके मतलब क्या होता है? संस्कृत होता है, ठीक है ना। और समान मतलब होता है समान, ठीक है। अब यहाँ पे उसके समान का हम अर्थ निकाल सकते हैं संस्कृत के समान, या संस्कृत से जो शब्द हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन यहाँ पे कभी कभी कुछ अपवाद देखने को मिल जाता है। उस अपवाद को लेकर के हम चीज़ों को आपको थोड़ा सा संशोधित करके बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि लालटेन का जो है वो तत्सम क्या होता है। मित्रों आप बताइए लालटेन का तत्सम क्या होता है। तो लालटेन का जो तत्सम होता है वो लैंटर्न होता है। लैंटर्न एक अंग्रेजी शब्द है। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि जो उसके शब्द लिखा है इसका मतलब संस्कृत से ही लिया गया है। हालांकि संस्कृत हमारी जो है
विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है, ठीक है ना, सबसे प्राचीन भाषा है। जितने शब्द निकले हुए हैं वो संस्कृत से, जितनी भी भाषाएं निकली हैं लगभग सबकी उत्पत्ति संस्कृत से ही मानी जा रही है। तो उसके आप उस हिसाब से तो अगर देखते हैं तो संस्कृत का हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो मूल क्वेश्चन है वो है कि लालटेन का तत्सम क्या होगा। तो लालटेन का जो तत्सम होता है वो लैंटर्न होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब वो लैंटर्न तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। अब उस अंग्रेजी भाषा के शब्द को हम हूबहू जो है हिंदी में लिए हैं, उसको हम किस में लिए हैं, हिंदी में ले लिए हैं। अब ये जो हिंदी में लिए हैं तो इसमें भी जब उसका हम विकार युक्त रूप प्रयोग करने लगे, उसमें दोष जब हम कर दिए अपने आप बोलते समय, तो वो लालटेन बन गया, ठीक है ना। तो लालटेन का मतलब क्या हो गया, वह तद्भव हो गया, वह क्या हो गया, तद्भव हो गया। और जो तत्सम है वह क्या हो गया, उसका लैंटर्न हो गया। तो लैंटर्न तो मूल अंग्रेजी का शब्द है ना। तो यहाँ पे हम इसलिए इस बात पे विशेष फोकस कर रहे हैं, इसको जरा आप ध्यान से देखिए। जो तत्सम शब्द होता है यानी कि मूल भाषा का शब्द, जो भी शब्द हो उसकी मूल भाषा में कौन सा शब्द प्रयोग किया जा रहा होगा वही उसके लिए क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अगर हिंदी में, हिंदी की मूल भाषा क्या है, संस्कृत है। तो संस्कृत से जो शब्द आए हैं हिंदी में, जब उनका हम बिगड़ा हुआ रूप प्रयोग करने लगते हैं तो उन्हें को हम तद्भव कहते हैं। लेकिन अब ये जो तद्भव शब्द हैं इनको मूल भाषा में अर्थात संस्कृत में क्या कहते हैं, तो तत्सम कहते हैं। तो तत्सम का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी भाषा का जो मूल शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ये बात आपको क्लियर हो गई। तद्भव का मतलब क्या होता है, तद माने होता है उसके, तद माने होता है उसके या उससे आप कह सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से हम उससे कह देते हैं। और भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना, क्या होता है, उत्पन्न होना, यानी उससे उत्पन्न हुआ हो, किससे उत्पन्न हुआ हो, जो मूल भाषा है, मूल भाषा से जो शब्द उत्पन्न हुए हैं, जो विकार युक्त शब्द बन रहे हैं नए नए, वो हमारे क्या हो जाएंगे, तद्भव वाले शब्द हो जाएंगे। देशज का मतलब होता है कि जो हमारे देश में ऐसी भाषा जो हम बोलते 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 जिनकी उत्पत्ति व्युत्पत्ति का कोई पता नहीं है, वो हमारे कैसा शब्द कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने भोंपू, फटफटिया, ये तमाम तरीके की जो है शब्दावली प्रयोग करते हैं, इनके उत्पत्ति का कहीं कोई लीगल कारण नहीं मिलता है। तो ये हमारे जो शब्द हो जाएंगे वो देसी शब्द हो जाएंगे, जो आमतौर पर हम प्रचलन की भाषा में बोलते रहते हैं। विदेशज शब्द क्या है, इनको हम जरा सा समझ लेते हैं। जो विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं जो हम आजकल प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो कारण कोई भी हो प्रयोग करने का, क्योंकि मेरे मतलब अपने भारतवर्ष में जो है अनेक संस्कृति और सभ्यताओं का शासन प्रशासन रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे हम दूसरे संस्कृति और सभ्यता की बातों को भी या उनकी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग करने लगे हैं। तो जैसे कफन शब्द है, या हम ये कह दें कि क्या कह, यहाँ पे आपका जो ये विदेशा शब्द में है, जैसे कफन है, कैंची है, लीची है, चाकू है, ठीक है ना, तमाम तरीके के, बम है, तमाम तरीके के जो शब्द हैं वो आपके विदेशा शब्द कहलाएंगे। और ये जो संकर शब्द होता है, ये संकर शब्द आपका, आप जानते हैं संकर को अंग्रेजी में हाइब्रिड बोलते हैं। मतलब दो अलग अलग भाषाओं से मिल करके एक अगर कोई भाषा बन जाती है, मतलब एक भाषा का कोई शब्द हो जाता है, दो अलग अलग भाषाओं से मिल करके एक शब्द बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे हम रेल गाड़ी कहते हैं, तो गाड़ी अपना हिंदी का है और रेल अंग्रेजी का शब्द है, तो इसलिए रेलगाड़ी हमारा क्या हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा। जैसे अजायब, अजायब घर हो गया, तो अजायब घर हमारा क्या हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं, विदेशज किसे कहते हैं, और संकर शब्द किसे कहते हैं। इसको तो आपने समझ लिया है, ठीक है ना। अभी आप इसको देखते रहिए, समझ लीजिए, उसके बाद मैं एक अभी डायग्राम बना दूंगा और डायग्राम के माध्यम से आपको बहुत से शॉर्टकट में आपको पता चल जाएगा ये चीजें। चलिए आइए देखते हैं दूसरा जो हमारा भेद है वो किसके आधार पर है, हम उस भेद को भी क्या करते हैं, समझ लेते हैं यहाँ पर।
ये हमारा संरचना और बनावट के आधार पर जो है शब्द के भेद हैं, ठीक है ना। इसे हम संरचना कह सकते हैं, बनावट कह सकते हैं, अगर आपको बोलना हो तो इसको हम रचना भी बोल सकते हैं, रचना के आधार पर, ठीक है ना। ऐसी रचना को हम क्या बोल सकते हैं, व्युत्पत्ति बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, व्युत्पत्ति बोल सकते हैं। व्युत्पत्ति, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में मित्रों अंतर है, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, बनावट के आधार पर जो है हमारे शब्द के भेद होते हैं। तो वो कितने भेद होते हैं शब्द के, हमारे 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति, रचना, संरचना, बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। हो सकता है आपको इस बात को लेकर के थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप ये समझिएगा कि व्युत्पत्ति, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में आप अंतर समझ लीजिए। ये उत्पत्ति होता है और ये आपका व्युत्पत्ति है, ठीक है ना, व्युत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति क्या होता है इसको आप समझिए, जिन चीज़ों के निर्माण में केवल प्रकृति की आवश्यकता होती है उनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। और प्रकृति प्रदत्त चीज़ों को उनके द्वारा दी गई, प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ों के माध्यम से अगर किसी हम और चीज़ की संरचना करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति कहते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के, संरचना के, बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इस आधार पर हमारे शब्द के कितने भेद होते हैं मित्रों, 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। इन सब के आधार पर जो है हमारे शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि संरचना या बनावट के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। पहला आपका होता है रूढ़ शब्द, पहला क्या होता है, रूढ़ शब्द होता है, ठीक है ना। दूसरा आपका होता है योग, योग रूढ़ शब्द, ठीक है ना, योग रूढ़ शब्द। और तीसरा होता है आपका यहाँ पे यौगिक शब्द। क्या होता है, यौगिक, यौगिक शब्द होता है, ठीक है मित्रों। ये हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। इस तरह से हम रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, ये हमारी जो है व्युत्पत्ति, संरचना, बनावट के आधार पर जो है इसके भेद हैं। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि संरचना या बनावट के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प जो है भेद नहीं है। यहाँ रूढ़ दे देगा, यहाँ योग रूढ़ दे देगा, यहाँ पे यौगिक दे देगा, नीचे दे देगा देशज या विदेशज में से कोई एक विकल्प अलग से दे देगा। तो अगर यहाँ पे आपको इसको जैसे लिखा है बिल्कुल हूबहू चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर इस बात को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको जो है बहुत अच्छे से इनका जो है विभाजन समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम इसका जो है तीसरा भेद देख लेते हैं। विकार के आधार पर इसका जो है हम भेद देख लेते हैं, विकार या परिवर्तन के आधार पर। चलिए, विकार या परिवर्तन के आधार पर हम देख लेते हैं। विकार या रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन के आधार पर, आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, विकार या परिवर्तन के आधार पर जो शब्द के हमारे भेद होते हैं वो मूल रूप से 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला भेद आपका जो होता है वो होता है विकारी शब्द। क्या होता है भैया, विकारी शब्द, विकारी शब्द, ठीक है। दूसरा होता है अविकारी शब्द। क्या होता है, अविकारी शब्द होता है, ठीक है। विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ये आपसे सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि रूप परिवर्तन या विकार के रूप में जो है विकार के आधार पर कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला आपका विकारी शब्द होता है, दूसरा अविकारी शब्द होता है। अब आपके सामने एक समस्या उठ करके आ रही होगी कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द किसे कहते हैं। इस बात को आपको लेकर के थोड़ी सी समस्या आ रही होगी। तो हम ये देख लेते हैं
कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो आप समझिए लिंग, लिंग वचन, वचन काल कारक। जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदल जाते हैं, जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार जो शब्द बदल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। फिर से एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद हैं वो कितने भागों में डिवाइड हुए हैं, वो दो भागों में बट गए हैं। पहला आपका विकारी शब्द होता है, दूसरा आपका अविकारी शब्द होता है। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं, इस बात को आपको समझना है। तो जो लिंग के अनुसार बदल जाए, जो वचन के अनुसार बदल जाए, जो काल के अनुसार बदल जाए, जो यहाँ पे कारक होना चाहिए, यहाँ कारण लिख गया है, तो जो कारक के अनुसार बदल जाए उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द को एक नाम से और हम जानते हैं, इसे हम पदबंध कहते हैं। ठीक है मित्रों, पदबंध कहते हैं। तो विकारी शब्द को अगर विकारी शब्द न दिया जाए, अगर वहां पे पदबंध भी कह देगा तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि विकारी शब्द को हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। अब बात आती है कि अविकारी शब्द क्या है। तो अविकारी शब्द जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को भी हम क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है, एक इसका नाम है अव्यय। क्या नाम है, अव्यय। ठीक है ना। इसी अविकारी शब्द को ही हम क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। और इसी अव्यय का थोड़ा सा परिवर्तित रूप है निपात। क्या बोलते हैं, निपात। इसी अव्यय का ही थोड़ा सा परिवर्तित रूप है निपात। यानी कि जब हम अव्यय ही शब्द को जब हम जोर दे करके बोलने लगते हैं तो वो निपात कहलाता है। अलग वो बात का प्रकरण है, मैं वहाँ पे चर्चा करूँगा इसका। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने देख लिया कि विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी किसे कहते हैं, विकारी शब्द जो है लिंग वचन काल कारक के अनुसार जो बदल जाते हैं उन्हें हम विकारी कहते हैं। और जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी कहते हैं, या अव्यय कहते हैं, या निपात कहते हैं। यानी अविकारी का ही नाम अव्यय और निपात है, विकारी का नाम क्या है, पदबंध है। ठीक हो गई बात। अब आइए यहाँ से देखते हैं कि विकारी शब्दों का फिर से 4 भागों में विभाजन हो गया है। विकारी शब्दों का कितने भागों में विभाजन हो गया है, 4 भागों में विभाजन हो गया है। ठीक हो गई बात। चलिए, विकारी शब्दों का अब कितने भागों में विभाजन हुआ है इस बात को हम जरा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये 2 भाग तो थे ही यहाँ पे। पहला आपका विकारी शब्द था और दूसरा अविकारी। यहाँ पे अविकारी है, अविकारी शब्द है। ये जो विकारी शब्द है ये आगे फिर से हमारा कितने भागों में बढ़ जाता है, 4 भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग इसका है संज्ञा। क्या है, संज्ञा। आपने देखा कितने काम की चीज यहाँ निकल करके आ रही है। ये जो शब्द है हमारा ये क्या है, संज्ञा है। दूसरा क्या है, सर्वनाम है। ठीक है ना। तीसरा क्या है, विशेषण है, विशेषण है। और चौथा क्या है, क्रिया है। आप देख रहे हैं ये जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, विकारी शब्दों की ये भेद है। तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा, विकार के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो विकार के आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इसे हम संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ऐसे भी बोल देते हैं, लेकिन हम इस तरह से याद करेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। नहीं तो क्रिया विशेषण अभी अविकारी में आ जाएगा तो आपको ये कंफ्यूज होने लगेगा कि यहाँ का है कि वहाँ का है। अब बात आती है कि ये जो विकारी शब्द होते हैं इनका भी जो है फर्दर डिवीजन हो जाता है। कितने भागों में, 4 भागों में इनका भी विभाजन हो जाता है। तो इसमें कौन कौन से 4 भाग हैं उसको भी हम देख लेते हैं। पहला आपका जो है यहाँ पे लिख देते हैं, हो सकता है वहाँ पे कैमरे का जो कैमरे का एरिया है ना आ रहा हो। तो ये जो अविकारी शब्द हैं आपके, अविकारी, ये जो अविकारी शब्द हैं इसमें जो पहला शब्द होता है वो आपका है क्रिया विशेषण। कौन सा है, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण।
ठीक है ना। इसके साथ आप अव्यय लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लिखा रहता है क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय को ही क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं, इसको आप जानते हैं। दूसरा आपका होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है ना, अव्यय। तीसरा होता है आपका संबंध बोधक अव्यय, ठीक है ना। तीसरा होता है आपका संबंध बोधक अव्यय, और चौथा होता है विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय, ये हमारे क्या होते हैं, 4 भागों में बढ़ते हैं। अब आगे चल करके जो हमारा ये जो क्रिया विशेषण अव्यय है, यह पुनः जो है 4 भागों में बट जाता है। तो ये कितने भागों में बट जाएगा, पुनः 4 भागों में। एक होता है आपका रीतिवाची, ठीक है, रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा कालवाची, तीसरा स्थानवाची, ठीक है ना। ये क्या है आपका क्रिया विशेषण अव्यय है, रीतिवाची है, कालवाची है और स्थानवाची है। और अगला परिणामवाची है। परिणामवाची इसे बोल सकते हैं, देख लीजिए शुरू से, रीतिवाची, कालवाची, स्थानवाची और परिमाणवाची, ठीक है ना। ये आपका क्या है अगला, परिमाणवाची, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल रही है इस बात की, कि जो हमारा विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, वो 2 भेद होते हैं। पहला भेद आपका विकारी शब्द है, दूसरा अविकारी शब्द है। विकारी शब्द को 4 भागों में विभाजित किया गया है, अविकारी शब्द को भी कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में। तो यहाँ से सीधे सीधे सवाल बनते हैं, अविकारी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, विकारी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो विकारी शब्दों को, अविकारी शब्दों को 4-4 भागों में बांटे गए हैं। अब विकारी शब्द का पहला भाग संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। लेकिन अविकारी शब्द का जो भेद है आपका क्रिया विशेषण अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है और विस्मय बोधक अव्यय है। ये जो आपका क्रिया विशेषण अव्यय है, वह पुनः 4 भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय और कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्यय और विस्मय बोधक क्रिया ये क्या कहते हैं, परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। तो यहाँ से इसके बारे में आपको एक पूरी जानकारी मिल गई है। अब जो हमारा अगला विभाजन है, वो किस आधार पर विभाजन है, उसको भी हम एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। लिख लीजिए एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, चौथा भेद हम ये लिखने जा रहे हैं। अर्थ, ये चौथा भेद है हमारा, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद मित्रों 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द, ठीक है ना। तो ये यहाँ से जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, सार्थक शब्द बोलते हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द निरर्थक शब्द बोलते हैं। अब इसका एक बार जो है हम कंक्लूजन देख लेते हैं, कि एक हम ग्राफ के द्वारा देख लेते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है। एक लाइन में अगर देख लेंगे तो सारी बातें हमको क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ये ग्राफ हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले शब्द,
ये लिखा हुआ है शब्द, ठीक है। शब्द, शब्द के कितने भेद हैं मित्रों? शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद। कौन कौन से भेद हैं? इसको हम जरा सा देख लेते हैं। शब्द के 4 भेद हैं। पहला भेद आपका है यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। दूसरा आपका है विकार के आधार पर। हम यहाँ क्रम बदल बदल के लिख रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। विकार के आधार पर, तीसरा आपकी संरचना के आधार पर, चौथा आपका है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर ये जो उत्पत्ति के आधार पर जो भेद हैं हमारे, ये कितने भेद हैं इसके? उत्पत्ति के आधार पर, विकार के आधार पर, संरचना के आधार पर और अर्थ के आधार। इस पूरी संरचना का जो है हमने ओवरव्यू देखने की बात किया था। तो आइए देख लेते हैं कि जितना अभी तक मैंने आपको वीडियो में बताया है उस पूरी संरचना का, जो पूरी क्लास का है, उसका केवल और केवल यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं और इसी से पूरे का अर्थ आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। फिर से एक बार हम समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमने शब्द बताया, शब्द क्या होता है? किसी भी भाषा की सबसे छोटी जो अर्थ वाली इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर जो होती है वो शब्द होती है। और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? यहाँ पे आपका वर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर। तो शब्द को हमने कितने भागों में बांट दिया है? 4 भागों में बांट दिया है। उत्पत्ति के आधार पर, विकार के आधार पर, संरचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पे जो उत्पत्ति के आधार पर है उसमें हमने देखा है कि ये हमारा जो है पहला तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, संकर है। और जो विकार के आधार पर है, विकार के आधार पर 2 भाग हो जाते हैं। विकारी शब्द हो जाता है तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हो जाती है। अविकारी शब्द का जो है फर्दर डिवीजन हो जाता है 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग हैं? ये यहाँ से मैंने यहाँ दिखाया है। तो ये जो यहाँ मैंने इसको, ये दूसरा चीज़ है, इसको मैं यहाँ से ऐसे लाइनिंग कर देता हूँ। तो ये अविकारी जो शब्द है इसके 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसको जो है हम अविकारी शब्द को निपात या अव्यय भी बोल सकते हैं। ये जो हमारा इसका पहला भाग है जो है क्रिया विशेषण अव्यय, उसके फिर से 4 भाग होते हैं: रीतिवाची, कालवाची, परिमाणवाची और स्थानवाची होता है। ये जो हमारा संरचना के आधार पर है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। और जो अर्थ के आधार पर है इसको 2 भागों में बांटा गया है। सार्थक जो शब्द होते हैं हमारा वो पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, युग्म शब्द आदि में हमको इसको क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मित्रों, ये जो सारा कंक्लूजन है, अगर इसको एक बार आप देख करके चले जाएंगे तो किसी भी परीक्षा में 2 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे? 100% पक्के हो जाएंगे। तो इसी के साथ जो है ये हमारा जो इसका जो भूमिका है वो भूमिका का हमारा पार्ट खत्म होता है। कल से हम लोग जो बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, हम इस तरह से क्रम से शून्य से लेकर के शिखर तक की चीज़ों की क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना है मित्रों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।